नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 10 फरवरी 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आर्थिक सर्वेक्षण आ गया है। इसका जो सारांश भाग है, यानी इसको भाग 1 भाग 2 में यह आप लोगों के समक्ष यूट्यूब लाइव कार्यक्रम होगा और यह दोस्तों 2 दिन यानी 10 फरवरी को रात 8 बजे लाइव प्रसारण होगा और दूसरा भाग इसका 17 फरवरी को रात 8 बजे प्रसारण होगा। तो आप लोग अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अब आते हैं पहले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी के साथ अधिकतम 5 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा या इसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाला प्रत्येक प्रस्ताव संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तीसरा है, इसका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इन तीनों कथनों पर विचार करें कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तब तक हम लोग खबरों को देख लेते हैं। तो यह इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि व्हाट इज आर्टिकल 356, यानी भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं और इस दौरान संविधान में औपचारिक संशोधन के बिना ही संघीय ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। दोस्तों, यहां पर आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे अनुच्छेद 352 और 356 में अंतर क्या है। तो पहला अगर देखा जाए तो इसकी घोषणा केवल तब की जाती है जब भारत अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा पर युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो। वहीं अगर हम 356 की बात करते हैं, इसकी घोषणा तब की जाती है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य ना कर रही हो और इनका कारण युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह ना हो। दूसरा अगर हम देखते हैं अंतर, तो इसकी घोषणा के बाद राज्य कार्यकारिणी एवं विधायिका संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करती हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। जबकि 356 में अगर बात करें तो इस स्थिति में राज्य की कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है तथा राज्य की विधायिका या तो निलंबित हो जाती है अथवा विघटित हो जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। संक्षेप में अगर हम बात करें, राज्य की कार्यकारी एवं विधायी शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जैसे 8वां देखिए, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लोकसभा इसकी घोषणा वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है, जबकि अनुच्छेद 356 में इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसे राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है। दोस्तों, इसी तरह से आप देख सकते हैं 7वें और 6वें में, तो 7वें में दिया है कि यह नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, अनुच्छेद 352। जबकि 356 क्या है कि यह नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। तो यहां पर आप देखिए कि अब आपको इसका उत्तर मिल गया होगा, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 की बात की जा रही है। तो दोस्तों, यहां पर अगर हम देखें, इसमें सही उत्तर केवल यही है कि इसका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः उत्तर सी होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। पहला कथन है कि SSLV लॉन्च ऑन डिमांड के आधार पर पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों का प्रक्षेपण करता है। दूसरा कथन है कि रॉकेट को 3 ठोस प्रणोदक चरणों और एक वेग टर्मिनल मॉड्यूल के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। तो दोस्तों, इन दोनों कथनों पर आप लोग विचार कीजिए कि कौन से सही हैं। तब तक हम लोग
खबरों को देख लेते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि सेकंड फ्लाइट ऑफ इसरो मिनी व्हीकल्स विथ होप प्रॉमिस ऑन बोर्ड, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज सुबह 9:18 पर श्रीहरिकोटा, तो श्रीहरिकोटा कहाँ, यहाँ पर है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। तो यहां से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 यानी D1 जो है गया था पिछले साल अगस्त में, जो कि असफल हो गया था। तो इस तरह से रॉकेट से कुल 175 किलोग्राम के 3 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। दोस्तों जाएंगे नहीं, आज की अगर हम बात करें तो यह सुबह 9 बजे यह प्रक्षेपित कर दिया गया है, यानी SSLV-D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया गया है। यानी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से यह लॉन्चिंग हुई है। दोस्तों SSLV-D2 ने अपने साथ 3 सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष की उड़ान भरी है। इसमें अमेरिकी कंपनी अंतरिक्ष की सैटेलाइट जिसका नाम है जानूस 1 और दूसरा है आजादी सेट 2 जो कि चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड की सैटेलाइट है ये। और दोस्तों तीसरा जो है इसरो की सैटेलाइट है EOS-07 शामिल है। ये तीनों सैटेलाइट 450 किलोमीटर की समतल कक्षा में परिक्रमा करेंगे। दोस्तों इसमें जो EOS-07 है इसका जो भार है 156.3 किलोग्राम वजनी है, जिसे इसरो ने बनाया है और विकसित किया है, जबकि जानूस 1 की अगर बात करें तो यह 10.2 किलोग्राम वजनी है और आजादी सेट 2 का अगर बात की जाए तो यह 8.7 किलोग्राम भार वाला उपग्रह है। और आजादी सेट को किसने बनाया है? स्पेस किड्स इंडिया के मार्गदर्शन में भारत की करीब 750 छात्राओं के प्रयास से बनाया गया है। तो इस तरह से यह खबर है। और दोस्तों लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की अगर हम बात करें यानी SSLV की, तो यह 3 ठोस प्रणोदक चरणों तथा एक तरल प्रणोदक आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल के साथ टर्मिनल चरणों के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है। यानी यहां पर आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह पहला कथन सही है और दूसरा भी कथन सही, अतः उत्तर क्या होगा? सी होगा। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख भी सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, लोक नृत्य और राज्य। तो यहां पर देखिए दिया गया है डोल चोलम मणिपुर, होजागिरी त्रिपुरा, कालबेलिया राजस्थान, ओटनथुल्लल केरल। दोस्तों यह चारों सुमेलित हैं, अतः इसमें डी उत्तर होगा, यानी सभी चारों युग्म सुमेलित हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कालबेलिया डांसर के बारे में इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। और दोस्तों यह जरूर आप लोग याद करेंगे, स्टेट ऑफ ओरिजिन एंड लिस्ट ऑफ फोक डांस इन इंडिया। यहां पर आप देख सकते हैं होजागिरी त्रिपुरा में है, डोल चोलम मणिपुर में है। इसके अलावा भी यह भी ध्यान रखिएगा, इसी तरह से मेघालय का याद रखिएगा जैसे लाहो नृत्य। तो इसी तरह से नागालैंड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ जेलियांग है, इसी तरह से उड़ीसा में सवरी है, घूमरा है। तो इनको भी आपको याद रखना है। जैसे जम्मू कश्मीर में राउफ है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। महाराष्ट्र में लावनी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। दशावतार है। तो इस तरह से यह पूरी लिस्ट दी गई है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला कथन है कि 6 से 18 वर्ष के बीच के बेंचमार्क विकलांगता वाले सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। दूसरा कथन है दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों का निपटारा करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। तीसरा कथन है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम में 21 प्रकार की विकलांगताओं को सूचीबद्ध किया गया है और राज्य सरकार के पास और अधिक प्रकार की विकलांगताओं को शामिल करने की शक्ति दी गई है। दोस्तों इन तीनों कथनों के बारे में आप लोग विचार कीजिए, इसका उत्तर दीजिए। दोस्तों यहां पर बात की गई है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। यह जो है अधिकार ध्यान रखेंगे कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और दोस्तों यह अधिनियम 1995 का संशोधित नया रूप है। 1995 के दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम में केवल 7 अशक्तताएं यानी विकलांगता थी, यानी टोटल 7 थी। 2016 में यह बढ़ करके क्या हो गई? 21 विकलांगता हो गई। यानी पहले की एक्ट में कुल 14 और विकलांगता जोड़ दी गई। दोस्तों इस एक्ट में बच्चे की शारीरिक दिव्यांग का प्रयोग होता है,
इसके तहत 6 से 18 वर्ष के सभी विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। इस एक्ट के तहत दिव्यांग लोगों को सरकारी नौकरियों में 4% का आरक्षण मिलेगा, लेकिन सरकारी नौकरी में आरक्षण पाने के लिए 40% विकलांगता होनी चाहिए। 6 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और इस तरह से बच्चे में शारीरिक दिव्यांगता का प्रयोग दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में होता है। तो इसके अंतर्गत देख रहे हैं ना, ब्लाइंडनेस यानी अंधापन, कम दृष्टि, लेप्रोसी, श्रवण बाधित, तो इस तरह से 21 प्रकार की बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कौन से सही हैं। तो पहला और दूसरा एकदम सत्य है, तीसरे में भी यहाँ तक सत्य है, लेकिन आगे जो दिया गया है वह असत्य हो जाता है। तो ऐसे में केवल 1 और 2 सही है। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 2007 में आया हुआ है, लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। दोस्तों यह कथन एकदम सत्य है और दोस्तों इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा से शामिल हैं। आमतौर पर अध्यक्ष विपक्षी पार्टी से चुने जाते हैं। और दोस्तों दूसरा कथन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य तथा उद्योग और व्यापार क्षेत्र के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। दोस्तों यह कथन असत्य हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि राज्यसभा और लोकसभा, यह 15 सदस्य लोकसभा के, 7 सदस्य राज्यसभा के शामिल होते हैं। इसमें उद्योग और व्यापार क्षेत्र से कोई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल नहीं होता। अतः उत्तर क्या होगा? केवल 1, अतः ए होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में हम बात करेंगे आईटी एक्ट की धारा 69A। दोस्तों सेंटर ब्लॉक्स 200 बेटिंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म यानी 200, यानी आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत 200 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को केंद्र ने कर दिया है ब्लॉक। दोस्तों यह देख सकते हैं इसमें, और यह इसमें हम बात करेंगे कि 69A है क्या। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की यह धारा है 69A, सरकार को देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में किसी भी सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदान करती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत संचालन में सूचना या सामग्री को प्रतिबंधित करने के सभी निर्देश को लिखित रूप में दर्ज किया जाता है और प्रतिबंधों हेतु जो आधार होता है, तो सरकार किसी भी विषय वस्तु सामग्री की पहुंच को निम्नलिखित आधारों पर प्रतिबंधित करती है, जैसे देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक लोक व्यवस्था। इन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और दोस्तों दंड की बात की जाए तो नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने वाले सोशल मीडिया मध्यवर्ती संस्थानों, मध्यस्थों को कारावास की अवधि के साथ साथ 7 वर्ष तक की अवधि के लिए मौद्रिक रूप से भी दंडित किया जा सकता है। दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी यानी जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने हेतु प्रक्रिया एवं सुरक्षा नियम 2009 के तहत, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम में कहा गया है कि सरकार द्वारा नामित अधिकारी एक परीक्षा समिति के साथ विचाराधीन सामग्री का आकलन लिखित अनुरोध प्राप्त करने के 48 घंटों के भीतर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि खबर यही है कि 200 प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। तो यह धारा क्या है इसके बारे में हमने आपको बताया ही। दोस्तों यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि यह लैंडिंग ऐप से खतरा क्या है। तो अगर पिछले 3 वर्षों में देखा जाए तो ऐसे लोगों से जबरन वसूली और उत्पीड़न की कई पुलिस शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन्होंने इस तरह के मनी लैंडिंग ऐप के माध्यम से अक्सर अत्यधिक उच्च ब्याज दरों पर छोटी राशि उधार ली थी। यानी दिसंबर 2020 की बात है कि विशाखापट्टनम के मूल निवासी संतोष कुमार ने उधार लेने वाले ऐप्स द्वारा कथित रूप से उत्पीड़न का सामना करने के बाद आत्महत्या कर ली। और दोस्तों इस तरह के केस लगातार हमारे देश के अन्य क्षेत्रों से भी आ रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इससे लैंडिंग ऐप से कितना तेजी से खतरा बढ़ रहा है। दोस्तों ऐसे ऐप्स को ब्लॉक करने की प्रक्रिया क्या है? आईटी अधिनियम 2009 के तहत ही यह समान अवरोधक शक्तियां प्राप्त है, जैसा कि मैंने बताया है। दोस्तों इसके अन्य उदाहरणों की बात की जाए, यानी सरकार द्वारा 69A का प्रयोग और कहां किया गया था, तो याद हो तो 29 जून 2020 को, उसी समय याद हो तो भारत और चीन के बीच काफी तनाव भी उत्पन्न हुआ था गलवान घाटी को लेकर के। तो ऐसे में भारत ने 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। टिकटॉक, शेयर इट, शेयर इन, जियोमी, MI कम्युनिटी, यह सारे ऐप
चाइना से संबंधित थे। दोस्तों इसी तरह से 1 सितंबर 2020 को भी पबजी समेत 118 ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसी तरह से नवंबर 2020 में 49 ऐप पर फिर से प्रतिबंध लगाया गया था। तो इस तरह से यह लगातार सरकार इन लोगों को ध्यान में रख करके कार्य करती है कि भारत की कहीं अखंडता, एकता और संप्रभुता कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको चेतावनी मिल रही। ऐसे में इन ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है 69A के तहत। तो दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नौटंकी तथा रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।